जिसके फूल होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कहिए या मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट कहिए, क्योंकि पौधे के जो 5 फाइलम है दोस्तों, उन 5 फाइलम में केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में ही फूल आते हैं। और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाह्य आकृतियों का अध्ययन करना, सजीवों के बाह्य आकृतियों का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है, और आंतरिक हिस्सों का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। और पौधों के मॉर्फोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर हम बाहरी भागों को देखें तो उनमें जड़ है, तना है, पत्तियां है, फल है और फूल है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, फल और फूलों को पढ़ा जाता है। फल और फूलों की जो बात है वो हम रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ लिए थे। तो मुख्यतः हम इस चैप्टर में तना, पत्ती और जड़ों के बारे में पढ़ने वाले थे। जड़ के बारे में पिछले क्लास में हम पढ़े थे। आज हम तना के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। बीज के आज हम तना के बारे में पढ़ेंगे। एस्टीम यानी तना। बीज के दोस्तों, बीज के 2 भाग होते हैं। एक होता है रेडिकल यानी मूलांकुर, एक होता है प्लूम्यूल यानी क्या, परांकुर। बीजों के भीतरी भागों को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 2 हिस्सों में, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, मूलांकुर एवं परांकुर। मूलांकुर से विकसित होने वाले भाग को जड़ कहते हैं, और प्लूम्यूल यानी कि परांकुर से विकसित होने वाले भाग को क्या कहते हैं? तना कहते हैं। तो पौधे के तना का विकास बीजों के परांकुर से होता है। पौधे के तना का विकास बीजों के परांकुर से होता है, जबकि मूलांकुर से किसका विकास हुआ था? जड़ों का विकास हुआ था। तो तना क्या है? तो एक लाइन में यही बोलेंगे कि तना पौधे के वे हिस्से हैं जिसका विकास बीजों के परांकुर से होता है, प्लूम्यूल से होता है। और तना सूर्य के प्रकाश की तरफ वृद्धि करते हैं, तना गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में वृद्धि करते हैं, तना जल के विपरीत वृद्धि करते हैं। और तना की जो सबसे खास बात है दोस्तों, तना की जो सबसे खास बात है, एक तो आप समझ गए कि परांकुर से, प्लूम्यूल से विकसित भाग को हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। और इस तना का विकास धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, यानी प्रकाश की तरफ ये वृद्धि करते हैं। ये गुरुत्व बल के विपरीत वृद्धि करते हैं, ये जल के विपरीत वृद्धि करते हैं। जल यानी कि जो भूमि के भीतर है, भूमि का जल के विपरीत दिशा में वृद्धि करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है और ऋणात्मक जलानुवर्ती है। इसका जिक्र हम प्लांट मूवमेंट में पढ़े थे। तो तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। लेकिन जो तने की सबसे मूल खासियत है वो है कि तना में नोड, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्व संधि, और इंटर नोड पाए जाते हैं। नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। यह तना की सबसे बड़ी विशेषता है। पौधे को किस हिस्से में तना कहेंगे या पौधे के किस भाग को तना कहेंगे, उसको इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है कि पौधे के जिस भाग में पर्व संधि और पर्व पाए जाते हैं, नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, वही क्या है? तना है। इस नोड और इंटर नोड की उपस्थिति केवल और केवल तना में होती है, या जिस भाग में पर्व और पर्व संधियां है वही भाग क्या है? तना।
तो तने की जो मूल विशेषताएं हैं कि पौधे के तने में नोड और इंटरनोड की उपस्थिति होती है, पर्व संधि और पर्व पाए जाते हैं। लेकिन ये पर्व संधि और पर्व है क्या, किस भाग को हम पर्व संधि और पर्व कहते हैं दोस्तों? तो मान लीजिए कि ये तना है, तनों से ही दोस्तों पत्तियों का विकास होता है, तनों से ही कलियों का विकास होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तनों से ही कलियों का विकास होता है, तनों से ही पत्तियों का विकास होता है। तो तने के वे भाग जहां से पत्तियां निकलते हैं, जहां से कलियां निकलती है, उस भाग को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। उस भाग को ही हम क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। नोड तने के वे भाग हैं जहां से पत्तियां कलियां निकलती है, और फिर कुछ दूरी बाद, यानी कुछ दूरी बाद फिर एक पर्व संधि होती है कि नहीं? एक पर्व संधि हुआ, फिर अगले कुछ दूर के बाद फिर पत्तियां कलियां निकलने का जगह रहता है कि नहीं रहता है? तो ये हो गया आपका दूसरा पर्व संधि। ये तना का क्या हो गया? दूसरा पर्व संधि हो गया। एक पर्व संधि से दूसरे पर्व संधि के बीच के दूरी को या बीच के भाग को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंटर नोड कहते हैं। यहां से यहां तक का भाग, यहां से यहां तक का भाग, यहां से यहां तक का भाग क्या कहलाएगा? इंटर नोड कहलाएगा। इंटर नोड को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। तो तने के सबसे बड़ी जो विशेषता है दोस्तों कि इनमें पर्व संधियां और पर्व पाए जाते हैं। पर्व संधियां किसे कहते हैं, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। संधि का मतलब ही होता है क्या? जोर। संधि का मतलब क्या होता है? यानी तने के वे भाग जहां जोर है, मतलब जहां से पत्तियां निकलती है, कलियां निकलती है। और दो पर्व संधियों के बीच के भाग को, दो पर्व संधियों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। और पर्व संधियों से न सिर्फ पत्तियां, कलियां और फूल निकलते हैं, बल्कि पर्व संधियों से न सिर्फ पत्तियां, फूल और कलियां निकलती हैं, बल्कि कुछ पौधे के तने के पर्व संधियों में नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नए पौधे के उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हम गुलाब के तने को काट कर जो मिट्टी के भीतर लगाते हैं और उनसे जो नए गुलाब के पौधे आते हैं दोस्तों, वे नए गुलाब के पौधे तने के किस हिस्से से निकलते हैं? पर्व संधियों से निकलते। क्लियर हो गया? तो तने का विकास बीज के किस हिस्से से होते हैं? तने का विकास किस हिस्से से होते हैं? परांकुर से होते हैं, प्लूम्यूल से होते हैं। तने की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इनमें पर्व संधियां और पर्व पाए जाते हैं। उसके बाद पर्व संधियां और पर्व किसे कहते हैं समझ गए? पर्व संधियां तने का वही खास भाग है जहां से दोस्तों क्या निकलती है? पत्तियां निकलती हैं और कलियां निकलती है। और कुछ तने के पर्व संधियों में नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है दोस्तों। आइए दोस्तों तने के प्रकार को समझते हैं। सभी फ्लावरिंग प्लांट के तने तो एक समान होते नहीं हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं सबके तने एक समान नहीं होते। आपने आम के वृक्ष के तना देखे होंगे, आपने मटर के पौधे के भी तना देखे होंगे। मटर भी फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें भी फूल आते हैं। दोनों के तने एक समान है। जहां एक की तना बहुत ज्यादा मजबूत है तो दूसरे की तना एक बहुत ज्यादा कमजोर है। अर्थात जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके तने एक जैसे नहीं होते। हालांकि सभी के तनों की मुख्य विशेषता है कि उनमें पर्व संधियां पर्व तो होते ही हैं, लेकिन सभी पौधे, सभी फ्लावरिंग प्लांट के तने एक जैसे नहीं होते। तनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। पौधे के तनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। एक अंडरग्राउंड स्टीम, दूसरा सब एरियल स्टीम,
सब एरियल स्टीम और दूसरा एरियल स्टीम। दूसरा क्या? यानी कि वायवीय तनाव, भूमिगत तनाव, और इसको क्या कहते हैं? अर्ध वायवीय तनाव। तनाव का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? 3 भागों में किया जाता है। भूमिगत तनाव, अर्धवायवीय तनाव और वायवीय तनाव। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट में, भिन्न भिन्न प्रकार के एंजियोस्पर्म प्लांट में आपको 3 प्रकार के तने मिल सकते हैं। कुछ पौधे के तने एकदम भूमि के भीतर होते हैं, वे जड़ के समान प्रतीत होते हैं, वह तना क्या कहलाते हैं? यानी भूमिगत तना वो तना जो जमीन के भीतर है और जड़ों के समान ही प्रतीत होते हैं, लेकिन वह तना है। कुछ तना के आधे भाग जमीन के अंदर, आधे भाग जमीन के ऊपर, आधे भाग जमीन के अंदर, आधे भाग जमीन के ऊपर। ऐसे तना को हम क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तना कहते हैं। और अधिकांश पौधे के तना बिल्कुल बाहर होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं। ऐसे तने को क्या कहते हैं? वायवीय तने कहते हैं। तो तने को कितने भागों में क्लासिफाई किया जाता है? 3 भागों में। या भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट में आपको कितने प्रकार के तने देखने को मिल सकते हैं? 3 प्रकार के तने, अंडरग्राउंड, अर्धवायवीय और। अब पुनः इन तनों का क्लासिफिकेशन भिन्न भिन्न भागों में किया गया है। अर्थात भूमिगत तने भी सभी पौधे के एक समान नहीं होते, जिनमें होते हैं। अर्धवायवीय तने भी सारे एक जैसे नहीं होते हैं, वायवीय तने भी सारे एक जैसे नहीं होते। तो आइए पहले भूमिगत तनों को समझ लेते हैं। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टीम, यह कितने प्रकार के होते हैं? नाम से पता चल गया कि ये तने भूमि के अंदर होते हैं, जड़ों के समान दिखाई पड़ते हैं। तो अब कहिएगा कि जड़ों के समान दिखाई पड़ते हैं, भूमि के अंदर होते हैं, तो फिर इसे तना क्यों कहा जाता है? तो आपको हम तने की विशेषता बताएं कि उन तनों में नोड और इंटरनोड की उपस्थिति होती है। तो पौधे के वे भाग जो जमीन के हिस्से जमीन के नीचे हैं, पौधे के वे भाग जो जमीन के नीचे हैं और उनमें पर्व संधियां और पर्व पाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर उसे क्या कहा जाएगा? तना कहा जाएगा। और भूमिगत तने की खास बात होती है कि इनके पर्व संधियों से, भूमिगत तने की खास बात होती है कि इनके पर्व संधियों से, यानी कि नोड से नए पौधे पैदा किए जा सकते हैं। इनके नोड से क्या होते हैं? तो जितने भी पौधे में भूमिगत तना होते हैं, जितने भी पौधे में भूमिगत तना होते हैं, उन भूमिगत तनों की विशेषता है कि उनमें पर्व संधियों तो है ही, इसीलिए वो तना है। दूसरी मुख्य बात है कि पर्व संधियों से, भूमिगत तना के पर्व संधियों से नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते। अब ये भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं? भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो भूमिगत तना का पहला प्रकार है स्टीम ट्यूबर। स्टीम ट्यूबर यह तना दोस्तों पाया जाता है, इस तने का एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? आलू। स्टीम ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या हो गया? आलू। उसके बाद दोस्तों स्टीम ट्यूबर को हिंदी में कहते हैं दोस्तों स्तंभ कंद। क्या कहते हैं? स्तंभ कंद, या इसे कंद भी कहा जाता है। आलू भूमि के नीचे और देखने में जड़ के समान प्रतीत होते हैं, लेकिन आलू को तना फिर क्यों कहते हैं? तो आलू में क्या उपस्थित है? और उनके आलू के पर्व संधियों से नए आलू के पौधे विकसित हो सकते हैं, इसलिए आलू तना है, जड़ नहीं है। तो पहला तना कौन हो गया? स्तंभ कंद। दूसरा राइजोम। दूसरा राइजोम, इसको कहते हैं, राइजोम को कहते हैं, राइजोम क्या कहते हैं?
प्रकंद। हाँ, राइजोम को कहते हैं क्या? प्रकंद। और इसका उदाहरण है अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी। अदरक से भी, अदरक के पर्व संधि से नए अदरक के पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। हल्दी के भी पर्व संधि से नए हल्दी के पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ये क्या है? तनों है। यानी आलू आपका तनों है, अदरक आपका तनों है, हल्दी आपका तनों है। ये तीनों ही पौधे, ये तीनों ही तने भूमि के अंदर होकर भी ये तने क्यों कहलाते हैं? तो इन तीनों में ही पर्व संधियां हैं जिससे नए पौधे आ सकते। जड़ में कोई पर्व संधियां नहीं होती हैं और उनसे नए पौधे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। भूमिगत जड़ भी भूमि के नीचे होते हैं, लेकिन जड़ वो है जिसमें पर्व संधियां नहीं होगा और उससे नए पौधे उत्पन्न नहीं किए जा सकते। हम गाजर को जड़ बोले थे। गाजर एक प्रकार का क्या है? जड़ है। गाजर भी दोस्तों आलू की तरह भूमि के नीचे होते हैं कि नहीं होते? लेकिन आलू तनो है, गाजर जड़ है। क्यों? तो गाजर में पर्व संधियां नहीं है, उन गाजर से नए गाजर के पौधे उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन आलू में पर्व संधियां हैं, उससे नए आलू के पौधे पैदा किए जा सकते हैं। तीसरा है बल्ब। इसको कहते हैं क्या? सल्ककंद। बल्ब यानी इसका नाम है सल्ककंद। और ये आपको प्याज आता क्या? प्याज, लहसुन। फिर उसमें वही विशेषता कि आप प्याज से भी नए प्याज के पौधा पैदा कर सकते हैं, लहसुन से नए लहसुन के पौधे को पैदा कर सकते हैं। और चौथा होता है कोर्म। कोर्म यानी क्या? घनकंद। और इसका उदाहरण है आपका क्या? ओल। अरबी। अरबी ने खाए हैं। अरबी हरे हरे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके नीचे जड़ होते हैं, उसी को खाया जाता है दोस्तों। बहुत आदमी उसके पत्ते भी खाते हैं। ठीक है। तो भूमिगत तने कितने प्रकार के? भूमिगत तने कितने प्रकार के? और भूमिगत तने की सबसे बड़ी पहचान है कि सभी भूमिगत तने में पर्व संधियां पाई जाती है और उनसे नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, ओल, ये सभी तने हैं। ये भूमि के नीचे रहकर भी तने क्यों कहला रहे हैं? तो एक ही कारण है, इनमें पर्व संधियां हैं, इनसे नए पौधे पैदा हो रहे हैं। तो भूमि के भीतर जो जड़ होते हैं और भूमि के भीतर जो तने होते हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि जड़ से नए पौधे का विकास संभव नहीं है, जबकि प्रत्येक भूमिगत प्रत्येक भूमिगत तने से नए पौधे को क्या किया जा सकता है? पैदा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पैदा किया जा सकता है। तो जब भी कंफ्यूजन हो जाए कि भूमि के भीतर वाला कौन सा भाग तना है, कौन सा वाला जड़ है, तो कंफ्यूजन कोई नहीं पालना है। तना होगा तो उससे नया पौधा उत्पन्न होगा, जड़ होगा तो नया पौधा उत्पन्न नहीं होगा। शकरकंद जड़ है। क्यों? तो शकरकंद से नए शकरकंद के पौधे नहीं उगा सकते हैं। गाजर जड़ है, क्योंकि गाजर से नए गाजर के पौधे उगा नहीं सकते हैं। सलजम, चुकंदर भी जड़ है, क्योंकि उनसे भी नए प्रकार के पौधे उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। मूली जड़ है, क्योंकि उससे भी नए पौधे उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ये आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, ओल, अरबी सारे के सारे तने हैं, क्योंकि इनसे नए पौधे का विकास किया जा सकता है, क्योंकि इनमें पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो भूमिगत तना कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का। और भूमिगत तनों के संदर्भ में यही पूछा जाता कि कौन तना है, कौन जड़। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं कि कौन तना है, कौन जड़ है। होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ गए? तो भूमिगत तना कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब दूसरा तना है आपका सब एरियल स्टीम।
अर्धवायवीय तनाव। ऐसे तनाव जिनके कुछ भाग जमीन के ऊपर कुछ भाग जमीन के, तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्धवायवीय तनाव कहेंगे। अर्धवायवीय तनाव जो है आपका, अर्धवायवीय तनाव जो है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये किस प्रकार के तनाव है। अर्धवायवीय यानी कि आधा हवा में है, आधा हवा के नीचे है, मतलब भूमि के नीचे, अर्धवायवीय तनाव। अब अर्धवायवीय तनाव भी कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपका कौन? रनर। पहला क्या है? रनर। और रनर टाइप का अर्धवायवीय तनाव कहां पाए जाते हैं? दूब घास में पाया जाता है, दूब घास में पाया जाता है दोस्तों। इन तनों की आकृति कुछ इस तरह होती है दोस्तों। इन तनों की आकृति कुछ इस तरह होती है। इस तरह के तनाव देखें, दूब घास में इसी तनाव का होता है। ये जड़ और ये दूब घास का पत्ता। दूब घास नहीं देखे जी? आए बाप रे, कहाँ रहते हैं? फैमिली लंदन में रहा है कि जी? आए देखिए कह रहा दूब घास नहीं देखे, दूब घास नहीं देखेगा। आए बाप रे, दूब घास नहीं देखेगा, बिहारी होने पर विडंबना है। नहीं आया? आइए आइए, दूब घास में इसी तरह तनाव होते, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दीजिएगा कोई हो, ठीक है। हाँ आइए दोस्तों, दूब घास का तो इतना महत्व है कि गांव से में दिवाली से 4 दिन पहले से पहले छीलना पड़ता है दूब घास को, तब जाकर तैयार होता है। तो रनर में क्या होता है, देख रहे हैं कैसे भाग रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रनर। और यह है इसकी पर्व संधियां। पर्व संधियां के नीचे जड़ और ऊपर पत्ती, नीचे जड़ ऊपर, नीचे जड़ ऊपर पत्ती। तो एक हो गया रनर। और याद रखना है कि रनर किसमें पाए जाते हैं? दूब घास में। एग्जाम्पल बहुत याद रखना जरूरी है। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल पूछेगा, पूछ देगा निम्नलिखित में किसमें रनर टाइप का तनाव पाया जाता है, और एकदम श्योर रहिए दूब घास, क्योंकि एनसीईआरटी भी यही एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है कि दूब घास रनर तने होते। अर्धवायवीय तनाव का दूसरा टाइप है एस्ट्रोलोन। एस्ट्रोलोन और एस्ट्रोलोन स्ट्रॉबेरी में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी ये फल है दोस्तों। और एस्ट्रोलोन तनाव भी देखने में, एस्ट्रोलोन तनाव भी देखने में रनर की तरह ही दिखाई पड़ते। किसके तरह दिखाई पड़ते हैं? रनर के तरह दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो दूब घास से थोड़ा अलग होते हैं, एकदम रनर के तरह। ये तना इस तरह का। नजर आया है इस तरह का तनाव? आया इस तरह का तनाव? ये देखिए ये तनाव है। ये क्या है? नहीं देखे तो इसी तरह दिखेगा जब आप देखिएगा तो। आप देख रहे हैं ना, बहुत कम का अंतर है। ये रनर, ये है एस्ट्रोलोन। काफी हद तक समान नहीं है, काफी हद तक क्या है? समान है, लेकिन एग्जाम्पल अलग याद रखिएगा। एग्जाम्पल इसका अलग अलग याद रखेगा। तो रनर कहां पाए जाते हैं? एस्ट्रोलोन कहां पाए जाते हैं? रनर देख रहे हैं ना, पत्तियां यहीं से निकल गया, लेकिन इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं ना,
ये एस्ट्रोलेन है। अगर अर्धवायवीय तनाव आपको इस तरह दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह के पत्ते वाले, तो ये एस्ट्रोलेन है। अगर अर्धवायवीय तने में, अगर अर्धवायवीय तने में इस तरह के पत्तियां आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये कौन है? एस्ट्रोलेन है। और अगर अर्धवायवीय तने में डायरेक्ट इस तरह के पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या है? रनर है। ये क्या है दोस्तों? रनर है। क्लियर हो गया? समझ रहे हैं? रनर समझे, एस्ट्रोलेन समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरा टाइप है ऑफसेट। तीसरा टाइप है दोस्तों क्या? ऑफसेट। ऑफसेट। रनर अर्धवायवीय तने है। रनर क्या है? अर्धवायवीय तना है। एस्ट्रोलेन क्या है? अर्धवायवीय तना। एस्ट्रोलेन क्या है? अर्धवायवीय तने। ऑफसेट कैसा तना होता? ऑफसेट तने पाए जाते दोस्तों जलकुंभी में। जलकुंभी में। जलकुंभी को बिहार के कई क्षेत्रों में भाखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाखन। जलीय पौधे। ये कैसा पौधा है? जलीय पौधा है। ठीक है, पानी में पाए जाते हैं जलकुंभी। और बहुत ही खतरनाक पौधा होता है, बहुत खतरनाक। पानी चला जाएगा, सूख जाएगा, आ जाएगा, फिर हरा हरा हो जाएगा। और इतनी तेज वृद्धि करते हैं ये जल में, ये जलकुंभी इतनी तेजी के साथ वृद्धि करते हैं जल में कि सारे पोषक तत्व जो जल में है उसका केवल यही इस्तेमाल कर लेता है। अन्य जो जलीय वनस्पतियां हैं उनको कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है और वो जल से उन्हें भागना पड़ता है, वहां खाली करना पड़ता है। कभी कभी तो जलकुंभी इतनी तेज वृद्धि करती है कि जल के नीचे जो जलीय जीव है उन्हें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और इस तरह से वे मर जाते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि बंगाल में दोस्तों यह इतने जलाशय को इतने ज्यादा अतिक्रमण किए हुए हैं कि वहां के जलीय जीव नष्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे केवल जलकुंभी के कारण। और जलकुंभी या भाखन बिहार के कुछ हिस्सों में जो कहा जाता है, ये भारत की अपनी पौधा नहीं है, ये भारतीय जमीन का मूल पौधा नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्राजील से लाया था और सबसे पहले बंगाली में लाया। इस जलकुंभी के पौधे को अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब शासन थी उसी समय ब्राजील से लाया गया था। और इसको भारतीय वातावरण इतनी ज्यादा पसंद हुआ, उसके बाद जो ये बंगाल में पैर पसारना चालू किया, आज बंगाल छोड़िए बिहार, झारखंड, सारे जलाशय इनसे तरस्त है, जलकुंभी से। बंगाल सरकार को बाकायदा इस जलकुंभी से निजात पाने के लिए पर्यावरणविद की एक टीम बनानी पड़ी कि वो सलाह दे कि जलकुंभी से किस तरह निजात पाया जाए, क्योंकि ये जलीय वातावरण को, जलीय पर्यावरण को नष्ट कर देता। उसमें केवल यही रह पाते और कोई रह ही नहीं पाते जहां ये रहते। खैर, हमको इसके तने से मतलब है ऑफसेट तने। ऑफसेट तने में क्या होते हैं कि ये भी होता इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे जड़ के जो गुच्छे होते हैं ना, बहुत मोटे होते। थोड़ा ऑफसेट तने की खासियत होती है, ऑफसेट तने की खासियत होती है कि इनमें नीचे जड़ों के गुच्छे काफी मोटे होते, जड़ों के गुच्छे काफी मोटे होते हैं, जड़ों के गुच्छे काफी मोटे होते हैं। ऑफसेट तने के जड़ों के गुच्छे काफी मोटे होते हैं, जड़ों के गुच्छे काफी मोटे होते हैं और ये स्वतंत्र पौधों के समान दिखाई पड़ते हैं। ये स्वतंत्र पौधों के समान दिखाई पड़ते, लगेगा कि एक एक पौधा है। जैसे आपको एस्ट्रोलेन में कोई भी पौधा एक दूसरे से स्वतंत्र नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऑफसेट एक ऐसा अर्धवायवीय तना है, ऑफसेट एक ऐसा अर्धवायवीय तना है जिसके पर्व संधियों से जड़ एकदम
जड़ जो है वे गुच्छे में निकले हुए रहते हैं, गुच्छे में निकले होते हैं। ऊपर में तना और पत्तियां, ऊपर में पत्तियां होती है और नीचे जड़ गुच्छे में निकले होते हैं। और प्रत्येक पौधा जो है एक दूसरे से जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र प्रतीत होते हैं। यही ऑफसेट अर्धवायवीय तने की खासियत है। जबकि ऑस्ट्रोलोन में और रनर में आपको पौधे एक दूसरे से स्वतंत्र प्रतीत नजर नहीं आते हैं, लेकिन ऑफसेट में यह पाया जाता है दोस्तों। अर्धवायवीय तना का चौथा प्रकार है दोस्तों संकर। संकर और यह पाया जाता है गुलदाउदी में। ये किस में पाए जाते हैं? गुलदाउदी में। गुलदाउदी में पाए जाते हैं। ये फूल का पौधा है दोस्तों। गुलदाउदी किसका पौधा है? अब शक्कर के पौधे यानी शक्कर अर्धवायवीय तना की क्या खासियत है इसको समझिएगा। रनर, एस्ट्रोलेन, ऑफसेट समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, फिगरे देखकर समझ में आएगा। अब देखिए कि मान लीजिए कि ये मुख्य प्लांट है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? मुख्य प्लांट। ये मुख्य प्लांट है, ये इसके क्या है? जड़ है। ये इसके क्या है? जड़ है। ये मुख्य प्लांट है, ये जड़ है। इसके इस भाग से एक तना निकला और इस तरह आगे बढ़ गया और यहां आकर के स्वतंत्र, यहां आकर के उनसे पत्तियां निकली, यहां आकर उनसे पत्तियां निकली। चलिए इसका पत्ती अलग हो गया, इसका पत्ती एक ही तरह होगा, एक ही पौधा है। तो शक्कर की विशेषता होती है कि ये पौधे के जड़ के, पौधे के जमीन के निकट से निकलते हैं। अब भूमि से कुछ दूर होते हुए फिर क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। और शक्कर तने में खासियत होती है कि आप इसको यहां से काट कर इसको स्वतंत्र पौधा के रूप में लगा सकते हैं और यह स्वतंत्र पौधे के रूप में विकास करने की क्षमता रखती है। तो शक्कर अर्धवायवीय तना कैसा होता देख रहे हैं ना, ये पौधे के भूमि के निकट वाले भाग से निकलते हैं और कुछ दूर तक भूमि के अंदर रहते, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आकर के उनमें पत्तियां, फूल, कली, तना सब कुछ लगता है। और इस शक्कर तने की खासियत है कि आप इसको मुख्य प्लांट से, मुख्य पौधे से काट कर, हटा कर इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। क्लियर के बाद समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है कि रनर किस में पाए जाते हैं? दूब घास में पाए जाते हैं। एस्ट्रोलेन कहां पाए जाते हैं? एस्ट्रोबरी में पाए जाते हैं। ऑफसेट किस में पाए जाते हैं? जलकुंभी में पाए जाते हैं। ऑफसेट किस में पाए जाते हैं? जलकुंभी में पाए जाते हैं। शक्कर किस में पाए जाते हैं? गुलदाउदी में पाए जाते हैं। शक्कर किस में पाए जाते हैं? गुलदाउदी में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो भूमिगत तना कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अर्धवायवीय तने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आलू कौन सा तना है? कंद। आलू कौन सा तना है? कंद। प्याज लहसुन बल्ब। प्याज लहसुन बल्ब। प्याज लहसुन को बल्ब हिंदी में सल्क कंद कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। एरियल एस्टीम। एरियल एस्टीम ऐसे तने जो पूर्णतः हवा में होते हैं, पूर्णतः जमीन के ऊपर होते हैं। ऐसे तने जो पूर्णतः हवा में होते हैं या पूरी तरह से भूमि के ऊपर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एरियल एस्टीम कहते हैं। यानी कि इसे क्या कहते हैं? वायवीय तना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वायवीय तना। और अधिकांश पौधे के तने कैसे होते हैं? वायवीय होते हैं। अधिकांश पौधे के तने क्या होते हैं? वायवीय ही होते हैं।
इससे पहले जो आप भूमिगत तनों देखे, सब एरियल अर्धवायवीय तनों देखे, वो कुछ पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश फ्लावरिंग या एंजियोस्पर्म प्लांट के जो तने होते हैं वो एरियल स्टीम होते हैं, वे भूमि के ऊपर होते हैं दोस्तों। और भूमि के ऊपर रहने वाले प्रमुख तने हैं आपका पहला फाइलो कैलेडी, फाइलो कैलेडी। पंखा नीचे भाग रहा है। पर्णकाय स्तंभ, इसे हिंदी क्या कहते हैं? पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। ठीक है, इसको ऊपर करो, ऊपर करो, नीचे काय हो जाता बार बार। ऑनलाइन सब ठीक है? क्या हुआ ऑनलाइन वाले सबको? रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो कभी कभी नेट स्लो होने के कारण डालने में लेट लगता है दोस्तों। क्या सब दिन रिकॉर्डिंग वीडियो जाता है, एक दिन नहीं जाता तो कहता है गया ही नहीं। आइए दोस्तों, वायवीय तनों का सबसे प्रमुख प्रकार कौन है? पर्णकाय स्तंभ। पर्णकाय स्तंभ ऐसे तने को कहते हैं दोस्तों, पर्णकाय स्तंभ ऐसे तने को कहते हैं जिसमें तना किसके समान व्यवहार करने लगते हैं? पत्ती के समान। ऐसे तने जो पत्तियों के समान व्यवहार करे, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करे पत्तियों की तरह, वाष्पोत्सर्जन करे पत्तियों की तरह, तब ऐसे ही तने को हम क्या कहते हैं? पर्णकाय स्तंभ। पर्णकाय स्तंभ फैलोकैलेडी तने की विशेषता यह है दोस्तों, फैलोकैलेडी तने की विशेषता यह है कि ये तने वास्तव में काम किसके रूप में करते हैं? या आप इसे कह सकते हैं कि ऐसे तने, आप इसे कह सकते हैं कि ऐसे तने जिसका रूपांतरण जड़ों के रूप में, सॉरी पत्तियों के रूप में हो जाता है, ऐसे तने जिसका रूपांतरण पत्तियों के रूप में हो जाता है, उस तने को, उस वायवीय तने को फैलोकैलेडी कहते हैं। उस वायवीय तने को क्या कहते हैं? फैलोकैलेडी कहते हैं। नागफेनी का जो पत्ता आप देखते हैं, नागफेनी के पत्ते जो देखते हैं जिनमें कांटे होते हैं, वास्तव में वे नागफेनी के पत्ते नहीं है, वो नागफेनी के क्या है? तने हैं, तने। लेकिन काम वो किसका करने लगता है? तो ऐसे वायवीय तने जो तने के रूप में काम न कहकर पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, तो ऐसे तना को क्या कहते हैं? फैलोकैलेडी। तो पहला वायवीय तना हो गया कौन? फैलोकैलेडी। और फैलोकैलेडी किसमें पाया जाता है? नागफेनी में पाया जाता है। निकालिए, फैलोकैलेडी किसमें पाया जाता है? ना दूसरा है एस्टीम टेंड्रिल। एस्टीम टेंड्रिल। पर्ण प्रतान। पर्ण प्रतान, हिंदी नाम बहुत अल्टर सल्टर है दोस्तों। एस्टीम टेंड्रिल। एस्टीम टेंड्रिल वो एस्टीम है जिसमें क्या निकले होते हैं? टेंड्रिल निकले होते हैं। टेंड्रिल किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे ये तने हैं, ये तने हैं, मान लीजिए कि यहां पर्व संधियां, या क्या है? पर्व संधियां। तो इसी भाग से इस तरह के जो टेंड्रिल, जिस तने में इस तरह के टेंड्रिल निकले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एस्टीम टेंड्रिल। उसे क्या कहते हैं? देखिए, टेंड्रिल दो तरह से निकलते हैं, पौधों में टेंड्रिल दो तरह से निकलते हैं। एक देखिए यहां पर्व संधि से टेंड्रिल निकल रहा है, और एक होता है दोस्तों जैसे ये, एक होता है देखिए जैसे ये भी तनो है, ये भी कुछ टेंड्रिल इस तरह से दिखाई पड़ेंगे आपको,
कुछ टेंड्रिल इस तरह से निकले हुए, यानी कि एकदम तने के शीर्ष भाग से निकला हुआ दिखाई पड़ेगा। टेंड्रिल, टेंड्रिल समझते हैं ना, कमजोर तने में होते हैं जो किसी ठोस स्पर्श को मतलब ठोस भाग को स्पर्श करते हैं, उसके चारों तरफ मुड़ जाते हैं और कमजोर तने को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। तो ये टेंड्रिल दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक ये टेंड्रिल है और एक ये टेंड्रिल है। इसमें अंतर है कि ये एस्टीम टेंड्रिल है और ये एस्टीम टेंड्रिल, इसको लीफ टेंड्रिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखिए, पर्व संधि से जब टेंड्रिल निकले तभी वो एस्टीम टेंड्रिल होगा, और शीर्ष भाग से जो टेंड्रिल निकलेगा वो आपको एस्टीम टेंड्रिल ना होकर वो क्या होगा? लीफ टेंड्रिल होगा। तो ये लीफ टेंड्रिल है, और यहां पर्व संधि से जो टेंड्रिल निकला है वो आपका एस्टीम टेंड्रिल है। और ये सारे कमजोर तने में पाए जाते हैं, जैसे मटर के तने में पाए जाते हैं, करेला के तने में पाए जाते हैं, कद्दू के तने में पाए जाते हैं। जितने भी कमजोर तने हैं उनमें टेंड्रिल पाए जाते हैं, जिसके कारण उसे हम क्या कहते हैं? एस्टीम टेंड्रिल। तो ऐसे तने जो पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? फैलोकेलेडी। ऐसे तने जो पत्तियों के रूप में रूपांतरित हो जाए उसे क्या कहते हैं? फैलोकेलेडी। ऐसे तने जिससे टेंड्रिल निकलता है उसे क्या कहते हैं? एस्टीम टेंड्रिल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और तीसरा है एस्टीम थ्रोन। एस्टीम थ्रोन, इसको कहते हैं कंटक स्तंभ, यानी ऐसे तने जिसमें क्या पाए जाते हैं? कांटा पाया जाता है। ऐसे तने जिसमें कांटा पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? एस्टीम थ्रोन कहेंगे। एस्टीम थ्रोन कहेंगे। जैसे नींबू का तना, बबूल का तना, बेर का तना, ये सब तने में कांटे निकले होते हैं, और कांटे निकले वायवीय तने को एस्टीम थ्रोन कहते हैं। टेंड्रिल निकले हुए तने को एस्टीम टेंड्रिल कहते हैं, और जब तने का रूपांतरण पत्तियों में हो जाता है तो उसे फैलोकेलेडी कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब बाकी जो दो प्रकार है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एग्जाम्पल याद। एक कैलेडोडी होगा, एक क्या होगा? कैलेडोडी। एक बुलबिल होगा, तो उसको याद कर लीजिए। कैलेडोडी का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? रसकर और बुलबिल का रातालो। तो उसको याद कर लीजिए। वो कोई विशेष आकृति का नहीं होता कि उसको हम समझे। तीन याद रखना, जिसमें टेंड्रिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एस्टीम टेंड्रिल। और देखिए, एस्टीम एक होता है लीफ टेंड्रिल, एक होता है एस्टीम टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल और एस्टीम टेंड्रिल में अंतर आपको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? और जिसमें कांटे होते उसे क्या कहते हैं? कंटक स्तंभ। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वायवीय तने में याद रखने वाला वो है आपको कौन? फैलोकेलेडी। ऐसे तने फैलोकेलेडी कहलाते हैं जो वास्तव में रूपांतरित हो जाते हैं पत्तियों के रूप में, और काम भी वो पत्तियों वाले करने लगते हैं। नागफेनी के तने फैलोकेलेडी तने हैं दोस्तों। एक होता है कैलेडोडी जो रताबर और रसकस के पौधे में पाए जाते हैं। एक वायवीय तना होता है बुलबिल जो रतालू के पौधे में पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा सीट पे एग्जाम्पल दोस्तों। तो तने को आप समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तने कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। भूमिगत तना चार प्रकार के, वायवीय तना भी चार प्रकार के, अर्धवायवीय तना भी चार प्रकार के। वायवीय तना के मुख्य तीन भाग है, लेकिन अधिकतम इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। क्लियर हो गया? तना क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, अब हम पत्ती पर चलेंगे। तो एक बार पढ़ लीजिए तो पूरे तना को, और सिर्फ इसमें एग्जाम्पल याद रखना है दोस्तों। एग्जाम्पल, ठीक है। न्यू फिजिक्स वाला बैच में हम लोगों को भी ऐड कर दीजिए। न्यू फिजिक्स वाला सुबह में जो चला है रोशन। अरे कोई वीडियो नहीं चला गया है तो जाएगा, थोड़ा लेट लगता है, कभी नेट इशू आता है। ऐसा थोड़े कि हम वीडियो को छुपा कर रखेंगे, आपको देखने नहीं देंगे क्या? तो हो सकता है कोई वीडियो चला गया, वो वीडियो का ही बात है ना। अच्छा अच्छा, चल जाएगा चल जाएगा।
रतालू और सतालू दोनों सेम है क्या? नहीं, सेम तो नहीं है। सतालू का तो पौधा का नाम तो हम नहीं सुने हैं। और सतावर है, हाँ वो तो अलग है। सतावर रसकस अलग है। सतावर रसकस में क्लेडोडी रहता है और रतालू में बुलबिल वाला प्लांट है। बुलबिल किसे कहते जानते हैं? अच्छा वो भी बता ही देते हैं। बुलबिल, बुलबिल कुछ तने आपको देखे होंगे ऐसे, एकदम लगे पंखा टाइप का नहीं होता है, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है पर्व संधि पर। इसे क्या कहते हैं? बुलबिल कहते हैं। ठीक है, यहां पर कोना पर हल्का सा बना होगा, वो कली टाइप का लगेगा, पत्ता एकदम पत्ता नहीं रहता, एकदम मुड़ा हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? बुलबिल कहते हैं। खैर आप याद रखिएगा, बुलबिल किसमें पाया जाता है? रतालू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रतालू में पाया जाता है। क्लियर? आते हैं अब किस पर दोस्तों? लीफ, पत्ती, पत्ती का विकास, पौधे के नोड, पर्व संधि आप समझ गए ना? अब देखिए अधिकांश तने के पर्व संधि बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, लेकिन कुछ तने के पर्व संधि आपको स्पष्ट नहीं दिखे पड़े। जैसे आलू तना है, उनके पर्व संधियां आपको स्पष्ट नजर नहीं आएंगे। गौर से देखिएगा तो तब लगेगा कि नहीं ये पर्व संधि है आलू में। तो पत्ती का विकास तने के पर्व संधि से होता है। किसी भी पौधे में पत्तियों का विकास कहां से होता है? तने से होता है। और तने के किस भाग से पत्ती का विकास होता है? पर्व संधियों से। पौधे में पत्तियों का विकास तने के किस भाग से होते हैं? पर्व संधि से होते हैं। और हमेशा अग्रभिसारी विकास होता है, यानी आगे की तरफ विकास होता है। पीछे की तरफ कभी भी पत्तियां विकास नहीं करते। ये तना होता है, कभी कभी तना ऊपर जाएगा, सीधे मुड़ जाएगा किसी कारणवश, लेकिन पत्तियों का विकास हमेशा अग्रभिसारी क्रम में होता है, अर्थात हमेशा आगे की तरफ होता है। पीछे की तरफ कोई भी प्लांट में पत्तियों का विकास नहीं होता है दोस्तों। और पत्तियों का विकास तने के किस भाग से होता है? पर्व संधियों से। अब पत्ती के मुख्य कितने भाग होते हैं देखते हैं दोस्तों। पत्ती के मुख्य कितने भाग होते हैं देखते हैं। पत्ती, मान लीजिए कि ये तने हैं और ये तने के पर्व संधियां है, और यहां पर मान लीजिए कि ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां। तो किसी भी पत्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं। पर्व संधि के जिस भाग से पत्तियां निकलते हैं उसे कहते हैं लीफ बेस। क्या कहते हैं? लीफ बेस कहते हैं। तने के जिस भाग से पत्तियां निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? लीफ बेस कहते हैं, पर्णोधार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पर्णोधार कहते हैं। पर्व संधि के जिस जगह से पत्तियां निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? लीफ बेस कहते हैं, पर्णोधार कहते हैं, पर्णोधार कहते हैं। और पत्ती का जो ये डंठल वाले भाग है इसे पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। और ये वाली जो भाग है इसे दोस्तों कहते हैं लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं, यानी पत्र फलक कहते हैं दोस्तों। पत्र फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र फलक। तो किसी एक पत्ती के मुख्य 3 भाग होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लीफ ब्लेड। पर्व संधि के जिस भाग से पत्तियां निकलती है उसे क्या कहा जाता है? लीफ बेस कहा जाता है। डंठल वाले भाग को पेटियोल कहा जाता है और ये फलक वाली यानी कि लंबे चौड़े भाग को लीफ ब्लेड कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग लीफ ब्लेड ही है, पत्र फलक ही है। अब ध्यान दीजिए कि ये पत्तियों के जो डंठल वाले भाग है दोस्तों, ये सारे पत्तियों में नहीं पाए जाते। मक्के के पौधे में डंठल मिला आपको, आम के पौधे के पत्तियों में डंठल मिलेगा,
पीपल के पत्तियों में आपको डंठल मिलेगा, लेकिन मकई के पत्ती में कोई डंठल आपको दिखाई पड़ते हैं? नहीं पड़ते। तो ये जो पेटियोल वाला भाग है पत्ती का, ये सभी प्रकार के पौधों के पत्तियों में नहीं पाए जाते हैं। इस डंठल के आधार पर भी पत्ती को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। इस डंठल के आधार पर भी पत्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। एक होता है आपको सेसाइल, सेसाइल यानी ऐसे पत्ती जिसमें डंठल वाला भाग नहीं होता है, यानी कि पेटियोल नहीं होता है। और दूसरा है पेटियोलेट, पेटियोलेट यानी कि इसमें डंठल वाला भाग होता है, डंठल वाला भाग होता है। तो पेटियोल यानी कि जो डंठल वाले भाग है उसके आधार पर भी पत्ती को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, सेसाइल लीफ और पेटियोलेट लीफ। जिस पत्ती में डंठल वाले भाग है, डंठल वाले भाग नहीं है, अर्थात पेटियोल नहीं है, उसे सेसाइल लीफ कहते हैं। और जिसमें डंठल वाले भाग अर्थात पेटियोल है, उसको पेटियोलेट लीफ कहते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया? समझ गए? तो डंठल के आधार पर पत्ती कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक डंठल वाला और एक बिना डंठल वाला। एक डंठल वाला, एक दूसरा बिना डंठल वाला। उसके बाद दोस्तों लीफ ब्लेड के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार के होते हैं। लीफ ब्लेड यानी कि पत्र फलक देख रहे हैं ना, डंठल के आधार पर भी पत्तियां कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब इस लीफ ब्लेड के आधार पर भी पेड़ की पत्तियां कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। लीफ ब्लेड के आधार पर भी पेड़ की पत्तियां कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार है दोस्तों? तो ये एक बार एक होता है दोस्तों रेटिकुलर वेनेशन, रेटिकुलर वेनेशन यानी ऐसी पत्तियां देखिए जिसका सिरा विन्यास क्या हो? जाल के समान हो। क्या हो दोस्तों? जाल के समान हो। ये हुआ रेटिकुलर वेनेशन। एक क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। एक क्या होता है दोस्तों? पैरेलल वेनेशन यानी कि समांतर सिरा विन्यास। इस तरह के पत्तियों में दोस्तों, इस तरह के पत्तियों में वेनेशन कुछ इस प्रकार के होते हैं। वेनेशन क्या होते हैं? कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो पत्र फलक के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार के होते हैं, जालिकाबद्ध सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास में पत्तों के जो भेन है, पत्तों में जो लाइनिंग दिखता है उसको सिरा कहते हैं। पत्तों में जो आपको लाइनिंग दिखा होगा उसे क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। सिराओं की स्थिति के आधार पर पत्तियों कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जालिकाबद्ध सिरा विन्यास वाले पत्ती और एक समांतर सिरा विन्यास वाले पत्ती, रेटिकुलर वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। और आप जानते होंगे कि इस तरह के पत्ती डाइकोट प्लांट में पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं। और इस तरह के पत्ती किसमें पाए जाते हैं? मोनोकोट में पाए जाते हैं। ये आपको प्लांट वाले चैप्टर में भी बताए थे। एक बीजपत्री जैसे गेहूं, मक्का, धान, नारियल, केला, ये सभी एक बीजपत्री है। गेहूं, धान, मक्का, नारियल, केला जैसे पौधे के पत्तियों को देखे होंगे, उनके सिरा एकदम सीधे यानी एक सिरा दूसरे सिरा एक दूसरे के समांतर सजे होते हैं। लेकिन वहीं आम, बरगद, पीपल के पत्तियों को देखे होंगे, उसके जो सिरा विन्यास होते हैं जाल की तरह होते हैं। तो ये जो रेटिकुलर वेनेशन वाले हैं, जालिकाबद्ध सिरा विन्यास वाले पत्तियां हैं, ये द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास वाले पत्ती एक बीजपत्री में पाए जाते हैं। तो डंठल के आधार पर दोस्तों पत्तियां कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए। और पत्तियों के पत्र फलक में जो सिराएं होती है उस आधार पर भी पत्तियां कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, रेटिकुलर वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलर वेनेशन और अब देखिए कि पत्तियों का पुनः 2 तरह से वर्गीकरण किया गया है। एक सिंपल लीफ और दूसरा
सरल पत्ती और दूसरा है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, जब पत्ती एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग हो, तो इसे क्या कहते हैं, सरल पत्ती कहते हैं। अब कुछ पत्ती ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको, ऐसे पत्ती देखे हैं, नीम का पत्ता देखे हैं, इसी तरह रहते हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा। और जैसे आम का पत्ता, पीपल का पत्ता देखे होंगे, आम का पत्ता, पीपल का पत्ता किस प्रकार के पत्ते का उदाहरण है, वही नीम का पत्ता, ठीक है, गेंदे फूल का पत्ता देखे हैं, वो किस तरह के पत्ती का उदाहरण है, संयुक्त पत्ती। जब इस तरह पत्ती सजे होते हैं, पत्तियां जब इस तरह सजे होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त पत्ती कहा जाता है। और जब एक एक करके पत्ती रहता है उसे क्या कहते हैं, सरल। तो पत्तियों का वर्गीकरण 3 तरह से किया जाता है, डंठल के आधार पर, पत्र फलक के सिरा के आधार पर, और पत्तियों के संख्या के आधार पर। जब हर पत्ती एक दूसरे से स्वतंत्र है तो वो सरल पत्ती है। आम, पीपल, बरगद का पत्ती सरल पत्ती का उदाहरण है। नीम, गेंदा के पत्ती को आप देखे होंगे, ठीक है, वो इसी तरह, बबूल के भी पत्ते इसी तरह फलक में सजे होते। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब पत्तियों का रूपांतरण कैसे होता है उसको देख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ जाइएगा। आते हैं हम प्रश्न पर, एक बार देख लीजिए, दिक्कत होगा तो बता देंगे। चलिए, उत्कर्ष सोलंकी बोले न्यू फिजिक्स वाला बैच में हम लोगों को ऐड कर दीजिए। अरे ऐड करने का हमको रहता तो हम पूरा पटना को ऐड कर देते हैं क्या। हमारे रेंज से बाहर का बात है उत्कर्ष सोलंकी। बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मजा से पढ़िए। दरोगा बैच में एडमिशन है, टेंशन नहीं लीजिए, वहां पर भी होगा। कोई दिक्कत, उसको याद कर लें। देखें नोट तुरा, इसमें कोई पर्ण प्रतान, पर्ण कंटक, फेलोडी, कलश, ब्लेडर, ये सब याद कर लेना है, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आए प्रश्न लगा दिए हैं। आइए दोस्तों प्रश्न पर। आगे आइए, पहला प्रश्न है कि मानव कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही है। यह गति और प्रचलन में भाग लेता है, सही है, लगता है इसका आंसर ये होगा, बी नंबर पर थे। कंकाल तंत्र गति और प्रचलन में भाग लेता है, ये तो सही है, यही इसका मुख्य काम है। यह शरीर में मौजूद कैल्शियम और फॉस्फेट को जमा रखता है एवं जरूरत पड़ने पर उसे बाहर निकालता है, बिल्कुल सही है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है तथा शरीर के भार को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। कंकाल तंत्र के बारे में ये तीनों ही कथन आपका सही है, पहला का आंसर डी होगा दोस्तों। कंकाल तंत्र के संबंध में ये तीनों कथन सही। अगला, मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होते हैं, मुख्य रूप से संयोजी ऊतक से निर्मित होते हैं। कंकाल तंत्र हड्डी और उपास्थि के बने होते हैं। हड्डी और उपास्थि मानव के संयोजी ऊतक है। कौन ऊतक है, नेक्स्ट, मानव का कंकाल तंत्र किससे बना होता है, अस्थि से भी बना होता है, उपास्थि से बना होता है, टेंडन, टेंडन होता है, टेंडन, लिगामेंट, सभी मानव के कंकाल तंत्र के हिस्से हैं और ये सभी आंतरिक कंकाल तंत्र के हिस्से हैं। एक मनुष्य में हड्डियों की कितनी संख्या, 206। हड्डी वयस्क मानव में 206 की संख्या में होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है, बिल्कुल, जन्म के समय शिशुओं में 300 हड्डियां पाई जाती है, सही है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, यह भी सही है। तो दोनों कथन आपका क्या है, सही है, दोनों कथन यहां पर दोस्तों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी अग्रपाद फोरलिम्ब का नहीं है,
टिबिया और फिबुला। फिबुला टांग की हड्डी है ना। टिबिया फिबुला टांग यानी कि हिंड लिम्ब का है। फोर लिम्ब यानी कि अग्रपाद का कहने का मतलब हाथ। हाथ के सबसे ऊपरी भाग में ह्यूमरस और निचली भाग में रेडियस और अल्ना। फिबुला हिंड लिम्ब अर्थात टांग की हड्डी है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अस्थि तथा उपास्थि संयोजी ऊतक है, सही है। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट तथा उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से निर्मित होते हैं, सही है। इसकी जानकारी आपको बायोलॉजी के दूसरे नंबर चैप्टर में भी मिल गया था। अस्थि के मध्य एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब गलत यही होगा अगर एबीसी सही है। तो मेमेलियन अस्थि तथा उपास्थि में अनेक नलिकाएं समान संरचना पाई जाती है जिन्हें हैबर्सियन नलिका कहते हैं। तो मेमेलियन अस्थि में ही हैबर्सियन नलिका पाए जाते हैं। मेमेलियन उपास्थि में हैबर्सियन नलिका नहीं पाए जाते हैं। और हैबर्सियन नलिका एक खास संरचना है, ऐसा नहीं कोई विशेष कार्य कोई अंजाम देते हैं। बस मेमेलिया की जो हड्डी होती है और हैबर्सियन नलिकाएं केवल स्तनधारी यानी केवल मेमेलियन के ही हड्डी में पाए जाते हैं। पक्षी, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, इन सब के हड्डियों में आपको हैबर्सियन नलिका दिखाई नहीं पड़ेंगे। हैबर्सियन नलिका केवल स्तनधारियों के हड्डी का पहचान है और ये केवल अस्थि अर्थात हड्डी में पाए जाते हैं। उपास्थि में हैबर्सियन नलिका नहीं पाए जाते हैं, इसलिए डी वाला जो कथन है आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट, पसली के 12 जोड़े होते हैं। पसली के कितने जोड़े? 12 जोड़े होते हैं। 7 पसलियां प्रथम 7 जोड़ी को क्या कहते हैं? 7 पसलियां कहते हैं। 8वां, 9वां, 10वां को फॉल्स पसली कहते हैं और 11वां, 12वां को फ्लोटिंग। नेक्स्ट, फॉल्स पसलियां किसे कहते हैं? 8वां, 9वां तीनों जोड़े, 8वां जोड़ा, 9वां जोड़ा और 10वां जोड़ा को फॉल्स रिब्स कहा जाता है, फॉल्स पसलियां कहा जाता है। पसलियां खाचा का निर्माण इन तीनों मिलकर करता है दोस्तों। रिब केज का निर्माण थोरेसिक वर्टिब्रा, पसलियां और एक्सटर्नम तीनों मिलकर करते हैं और इस रिब केज में हमारे फेफड़ा और हृदय सुरक्षित रहते हैं। रिब केज में कौन से अंग सुरक्षित रहते हैं दोस्तों? फेफड़ा और क्रेनियम रीजन में कुल हड्डी की संख्या कितना? 8 होता है। फेशियल में फेशियल रीजन में मानव के खोपड़ी के फेशियल रीजन में 14 हड्डियां पाई जाते हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट, मेलियस, इनकल तथा स्टेपिस हड्डियां कौन में पाए जाते हैं और किस कौन में पाए जाते हैं? मध्य कौन में पाए जाते हैं। मध्य कौन में। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान हड्डी कौन पाए जाते हैं? मुख गुहा में। व्हाइट नमक हड्डियां मुख गुहा में पाए जाते हैं। मनुष्य के सिर में कुल कितना हड्डियां? कुल हड्डियां पूछ रहा है कितना? 29। हालांकि यहां स्कूल मस्तिष्क में 8 है। मस्तिष्क में कितना? मेरुदंड के कितने जोड़े? मेरुदंड के कितने नहीं, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड मतलब और रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26। मेरुदंड में पाई जाने वाली अस्थि को क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्टिब्रा कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? सेक्रम। सेक्रम की संख्या कितना? 1 होता है। सर्विकल 7 होता है, थोरेसिक 12 होता है, लुम्बर 5 होता है, सेक्रम 1 होता है, कॉक्जियल 1 होता है, कुल मिलाकर 26। ये रीढ़ के हड्डियों के प्रकार है दोस्तों। सेक्रम वर्टिब्रा यानी सेक्रम रीढ़ की हड्डी संख्या मात्र कितनी होती है? 1 होती है और कॉक्जियल की भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। मेरुदंड के प्रथम कशेरुक को क्या कहते हैं? जो खोपड़ी के अनुकंपाल मुंडिका यानी ऑसिपिटल कंडाइल से जुड़ा रहता है उसे एटलस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं?
मेरुदंड के प्रथम केसुरक यानी रीढ़ की पहली हड्डी को एटलस कहता है। यह मस्तिष्क के एक खास भाग ऑसिपिटल कैंडेला से जुड़ा रहता है, कैंडाइल से जुड़ा रहता है, सॉरी। नेक्स्ट, मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान में पाई जाती है। ठीक है, दोनों का कथन क्या है दोस्तों? सही है। दोनों का कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट, लिखते समय कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां काम करते हैं। ठीक है, 5 उंगलियों में कुल मिलाकर 14 हड्डियां होते हैं। 5 उंगली में कुल मिलाकर कितने? 14 हड्डियां होते हैं, जिसमें लिखते समय कितने काम करते हैं? 8 हड्डी काम करते हैं। नेक्स्ट, क्लेविकल स्केपुला, क्लेविकल और स्केपुला पेक्टोरल गाइडल में ना, पेक्टोरल गाइडल को क्या कहते हैं? अंश मेखला ना, अंश मेखला कहते हैं। देख लीजिए पेक्टोरल गाइडल का हिंदी अंश मेखला ने एक बार क्या हुआ जी? कौन मोबाइल लिया? मोबाइल और बढ़िया होता तो खराबे हो रहा है। अंश मेखला ना, क्लियर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। एक सामान्य मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर होते हैं। समान लंबाई का होना चाहिए, लेकिन टिबिया फेबुला पैर यानी पक्ष पाद में, रेडियस अल्ना हाथ में। जन्म के समय मानव के किस भाग की हड्डियां पूर्ण विकसित होती है? कान की हड्डियां। कान के अतिरिक्त और कोई भी हड्डियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बाह्य कंकाल का हिस्सा है? मानव का बाल और नाखून, पक्षियों के पर एवं पर को अंग्रेजी में फीदर्स कहते हैं, पंख, मत्स्य तथा सरीसृप का सल्क, इनमें से सभी। इनमें से फेलेंजेज अस्थियां हाथ तथा पैर दोनों के उंगली में, 5 उंगली में फेलेंजेज हड्डियों की संख्या कुल 14 है। नेक्स्ट, कैप के समान हड्डी जो घुटनों के आंतरिक भाग को ढके रहता है उसे पटेला कहते हैं। घुटने में कौन सी हड्डी? पटेला। घुटने में कौन सी हड्डी? पटेला। नेक्स्ट, ह्यूमरस कहां पाई जाती है? ऊपरी बाहु में। यहां ऊपरी बाहु होगा, बाह्य नहीं होगा, बाहु। ऊपरी बाहु समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट। सर्वाधिक मात्रा में रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। एक्सियल स्केंटल में कितना? 80। एक्सियल स्केंटल के तहत क्या क्या आते हैं समझ गए थे ना? सिर आते हैं, एस्टर्नम आते हैं, 12 जोड़ा पसलियां आते हैं। सिर आते हैं, एस्टर्नम आते हैं, 12 जोड़ा पसलियां आते हैं। वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होने का एकमात्र कारण कैल्शियम की कमी। और वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये नहीं कि वृद्धावस्था में कैल्शियम लेने से कैल्शियम की कमी दूर होगी। ठीक है, हाँ, यानी कि वृद्धावस्था में आपके शरीर में पर्याप्त कैल्शियम भी रहेगा ना, तो वो हड्डी से जाकर नहीं लगेगा, क्योंकि कैल्शियम शरीर में सिर पर आने से हड्डियां मजबूत नहीं होती है, बल्कि एक विशेष हार्मोन की जरूरत होती है जिसको हम पढ़ाए हैं। वे हार्मोन ही हड्डियों में कैल्शियम को जुड़वाते हैं, जो वृद्धावस्था में वो हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। मानव के अग्र एवं पक्ष पाद में कुल अस्थियों की संख्या कितना? 60-60 100। दोनों हाथ में 60, दोनों पैर में 60-60 120। पैर की हड्डी सरंध्री होती है दोस्तों। क्या होती है? हाँ, स्पॉन्जी होती है। मानव के उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर में कितना? 100। एक्सियल में 80 होता है, 206 में 206 में 80 घटेगा तो 100। एक्सियल में 80 था, टोटल 206, तो एपेंडिकुलर में घटा लीजिए। अस्थियों के समान विकास के लिए विटामिन डी। अस्थियों के समान विकास के लिए विटामिन। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होने वाला रोग? गठिया।
अस्थियों से संबंधित कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस जीवाणु के संक्रमण कारण ऑस्टियोमाइलाइटिस। अगला, गर्दन में 7, लेकिन गर्दन की हड्डियां रीढ़ की हड्डी का भाग है। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7। कशेरुक के संधि किस प्रकार की होती है? अर्धचल, सेमी मूवेबल होता है। कशेरुक की संधि। कोहनी के जोड़ तथा घुटने का किस प्रकार की संधि होती है? यह होता है हिंग ज्वाइंट होता है दोस्तों। देखिए एक ही तरफ होता है। हिंग ज्वाइंट क्या होता है दोस्तों? एक ही तरफ होता है। तो कोहनी का जोड़ और घुटने का जोड़ किस प्रकार का है? हिंग ज्वाइंट है। हिंग ज्वाइंट एक तरफ मूव करता है, जैसे हमारा हाथ एक ही तरफ मूव करता है। तो हड्डियों का ऐसा जोड़ जिसमें दोनों हड्डी एक ही दिशा में मूव करे उसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित में कौन सा हड्डी अग्रपाद का नहीं है? टिबिया और फिबुला। फिबुला पैर की हड्डी है। श्रोणी मेखला में इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस अस्डी मिलकर एक गुहा बनाता है और इस गुहा को एसिटाबुलम कहते हैं। इस गुहा को क्या कहते हैं? एसिटाबुलम कहते हैं। इस गुहा को क्या कहते हैं? एसिटाबुलम। पेल्विक ग्राइडल में 3 हड्डियां मिलकर एक हड्डियां बन गया था ना कमर वाले भाग में, और उसको हम क्या कहते हैं? एसिटाबुलम। कलाई तथा टखने की हड्डी में कैसा है दोस्तों? कलाई तथा टखने में पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है। कौन ज्वाइंट? पाइवोट ज्वाइंट। कलाई तथा टखने में पाइवोट ज्वाइंट। 1 मिनट। कलाई और टखने दोनों तरफ एक दूसरे पर, हाँ कलाई एक दूसरे पर फिसलने, ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाए जाते हैं। ठीक है, जहां हड्डियां एक दूसरे पर फिसल सके उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। तो कलाई तथा टखने की जो हड्डियां होती है जो दोस्तों, वे हड्डियां में हर हड्डी एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। ऐसे ज्वाइंट को क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट, प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है सभी के द्वारा। कंकाल तंत्र के द्वारा, पेशियों के द्वारा, तंत्रिका तंत्र इन दोनों को कंट्रोल करते हैं। तंत्रिका तंत्र इन दोनों को क्या करते हैं? इसलिए आपका आंसर होगा सभी। 47। छाती में पसलियों जुड़ा होता किससे? आगे में एस्टर्नम, पीछे में कशेरु। कशेरु रीढ़ की हड्डी को कहते। अग्रपाद यानी फोरलिम में कुल पूछ रहा है तो 30 दूनी कुल अस्थिति तो 30 दूनी 60। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंश मेखला पश्चपाद की हड्डी को फीमर से जुड़ा रहता है? नहीं। अंश मेखला श्रोणी मेखला, ये दोनों गलत है। श्रोणी मेखला कमर वाला भाग है, यानी कि पक्षपाद की हड्डियों को फीमर से जोड़ने का काम किसका है? अग्रपाद की हड्डी को ह्यूमरस से जोड़ने का काम किसका है? तो दोनों कथन यहां पर क्या है आपका? गलत है। आंसर क्या होगा? डी होगा। ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट, किस जोड़े के पसलियों को फ्लोटिंग कहते हैं? 11वां एवं 12वां जोड़ा को। पेड़ पौधे के बाहरी आकार का अध्ययन क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी कहलाता है। मोर्फोलॉजी। पौधे के वे भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल सही है। वह भाग जो जमीन के शूट सिस्टम। दोनों कथन यहां पर क्या है? पौधे का वो भाग जो जमीन के ऊपर रहता है उसे रूट सिस्टम, अंदर रहता है शूट सिस्टम, ऊपर वाली रूट सिस्टम। दोनों कथन सही है दोस्तों। जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से होता है। जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। अब मूसला जड़ नष्ट होने के बाद गुच्छे के रूप में निकला जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अपस्थानिक जड़ कहते हैं। एक बीजपत्री पौधे के प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उसके स्थान पर पतली जड़ों का गुच्छा। गुच्छा मतलब रेशेदार जड़। गुच्छा मतलब। नेक्स्ट, जड़ का विकास सर्वाधिक होता है मूल शीर्ष के ठीक पीछे। ये मूल शीर्ष है और इसके ठीक पीछे वृद्धि होती है जड़ों में।
जड़ के किस भाग में पार्श्व जड़ें निकलती है? परिपक्व प्रदेश में। पार्श्व जड़ें किससे निकलती है? परिपक्व प्रदेश में, मैचुरेशन रीजन में। बरगद की शाखाओं से निकलने वाला परोप रूट। बरगद में कौन सा रूट दोस्तों? परोप रूट। नेक्स्ट, स्टील रूट सब में पाया जाता है, केवड़ा में, मक्का में और गन्ना में, तीनों में स्टील रूट यानी अवस्था मूल पाया जाता है। लीफ रूट किस में पाया जाता है? ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में, इसको हिंदी में पत्थर चट्टा भी कहते हैं, पत्थर चट्टा। दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जैसे राइजोफेरा में श्वसन की सहायता के लिए न्यूमेटाफोर, दलदलीय पौधे में न्यूमेटाफोर। नेक्स्ट, बटर्स रूट किस में पाया जाता है? पॉन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये लटके रहते हैं और हवा से नमी को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट, श्वसन मूल किसमें पौधे दोस्तों? मैनग्रोव पौधे में। मैनग्रोव दलदलीय पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? दलदलीय पौधे हैं। नेक्स्ट, ऊपरी रोई मूल किसमें मिलता है? आर्किड में। आर्किड में। ऊपरी रोई को अंग्रेजी में एपीफाइटिक रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीफाइटिक रूट के बारे में पढ़े थे। ऐसे अपस्थानिक जड़ जो जैविक क्रिया संपन्न कराने में पौधे को मदद करते हैं उसे हम एपीफाइटिक या ऊपरी रोई मूल कहते हैं, जो आर्किडस में पाया जाता है ना। डहेलिया के जड़ कंदिल पुलकित दोनों होते हैं। हम लोग पुलकित के बारे में पढ़े थे, लेकिन कंदिल भी होते हैं दोस्तों। श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? जूसिया में, क्योंकि ऑप्शन में केवल जूसिया ही आपका दलदलीय जगह पर उगने वाला प्लांट है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सम्मिलित है? शंकुरूपी गाजर में ना। चुकंदर में तो दोस्तों क्या? सलजम चुकंदर दोनों क्या है? कुंभी रूपी है। तो गलत कौन है? शंकुरूपी। गाजर क्या है? शंकुरूपी जड़। गाजर शंकुरूपी जड़ है। देखिए इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन है? बी। नेक्स्ट, जड़ का कार्य क्या है? भूमि, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना, पौधे को भूमि पर स्थिर रखना और भोजन को संचित रखना, इनमें से सभी। नेक्स्ट, कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू। आलू तनो है आपका। आलू क्या है? तनो है। आलू तनो है। पर्व तथा पर्व संधि किसमें पाए जाते हैं? तनों में पाए जाते हैं। तने का विकास किससे होता है? बीज के प्रांकुर से होता है। भूमिगत तने के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? यह तना हमेशा मोटे तथा गुद्देदार होते। यह देखिए गलत है। अगर तना कोई भी होगा, चाहे वो भूमिगत तना हो, अर्धवायवीय तना हो या वायवीय तना, उसमें पर्व और परसंधियां होगा ही होगा। तो यह गलत है भी। निम्नलिखित में कौन एक तना है? आलू तना है। कौन एक तना नहीं है? गाजर नहीं है। गाजर जड़ है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना है, जिसे क्या कहा जाता है? कंद, स्टीम ट्यूबर कहा जाता है। स्टीम ट्यूबर कहा जाता है। जब तना बहुत छोटा हो जाता, पत्तियां मांसल होकर भूमि में रहती है, उसे क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं, सल्क कंद कहते हैं, जैसे प्याज और लहसुन। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ओल। ओल प्रकंद नहीं बल्कि क्या है? घन कंद है। ओल क्या है दोस्तों? घन कंद है, प्रकंद नहीं है। तनो जिसमें पर्व लंबा होता है, जमीन पर रेंग कर चलता है, उसे क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। रनर। बेल और नींबू में पाए जाते हैं रूपांतरित तना, जिसको स्टीम थ्रोन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टीम थ्रोन कहेंगे। मरुदविद पौधे के तने हरे, चपटे या गोल आकृति में रूपांतरित, जो तना पत्तियों में रूपांतरित हो जाए उसे क्या कहते हैं? फैलो कैलेडी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैक्टस का सूल। कैक्टस के जो सूल है वो क्या है? पत्ती है। यानी कि कैक्टस यानी नागफेनी में तना पत्ती या पत्ती
कांटा में रूपांतरित हो जाता है। तना पत्ती और पत्ती कांटा में पान के लता में कैसा? आरोही जड़। घट पर्णी में निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो पत्ता। पत्ता ही दोस्तों घड़ा जैसी आकृति धारण कर लेता है, इसी कारण से घट पर्णी अंग्रेजी में पिक्चर प्लांट कहते हैं। कीट भक्षी पौधे का कलश, पादप का कलश तथा ब्लडर बेड का ब्लडर किसका उदाहरण है? पत्ती का। जलकुंभी के तने, जलकुंभी में क्या पाया जाता है? हम तो एग्जाम्पल है, क्या पाए जाते हैं? ऑफसेट पाए जाते हैं, आगे पढ़ने कोई जरूरी है नहीं। जलकुंभी ऑफसेट। पौधे में भोजन संग्रह करने का कार्य पत्ती भी करते हैं, तने भी करते हैं, और सभी भाग में भोजन संग्रह हो सकते हैं, लेकिन केवल हरे भाग में भोजन का निर्माण हो सकता है। अमरबेल तथा चंदन जैसे परजीवी पौधे में कैसा? चूषण मूल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां? 639। खत्म। क्लियर हो गया? अब आगे 15 नंबर चैप्टर में स्टार्ट होगा। हाँ, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में 15वां चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, सत्यम कुमार चौधरी, अनिकेत, धनंजय चौबे, रंजीत कुमार, मनु कुमार आर्यवीर, उत्कर्ष सोलंकी, प्रताप कुमार, अरे अभी आज ही तो पढ़ाए हैं कि ऐसे तने जो पत्तियों की तरह व्यवहार करते उसे फैलोकैलिडी कहते हैं। अभी तो पढ़ाए तो तुरंत। निकलिए तेजी से। अब क्या है? स्लो चल रहा है क्या? नोड इंटरनोड केवल तनों में पाया जाता है दोस्तों, केवल तनों में पाया जाता है, पत्तियों में नहीं पाया जाता। प्रताप कुमार नोड और इंटरनोड बताए थे, ये तनों की विशेष पहचान है। अरे कल बैठिए 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 बैठिए, इधर ही रहिए।